Hey guys, how are you all? I'm sure all of you are so amazing. I'm Rashmi Mamgai, biology expert, biology NEET expert at Vedantu. And today we are just going to continue with the biotechnology part. So in the last lecture, we have seen, few steps of biotechnology. So we have already seen few steps of biotechnology principle and processes, biotechnology principle and processes, 11th, 12th chapter. So here we have seen in the last class, many processes we have seen in the last class. We have seen that what is the principle behind the biotechnology, and we have started it with the processes of the biotechnology also, where we have seen that we will take out the DNA from the cell, then we will cut our gene of interest from that DNA, then we will separate our gene of interest, and yes, with the help of gel electrophoresis. And when we separate our gene of interest, then we will amplify, we will increase its number, we will make billion copies of our gene of interest by using PCR, polymerase chain reaction. Now we have to continue from the amplification from the PS, means PCR is being done. So we will continue after that. So once we have amplified our gene of interest, what will happen next? So obviously, we have to put our gene of interest in the host cell. So we can use vector to put our gene, vector means vehicle. So this is the gene taxi, gene that will carry our gene to the host body. And in host body, we will replicate our gene of interest and produce huge amount of product. तो अभी हमने देखना है सारा चीज, राइट? तो अभी मैंने कहा कि जब हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर लिया, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन हो गया। अब हम पीसीआर से आगे वाली टेक्निक देखेंगे, अब एम्पलीफिकेशन करके हमने करना क्या है। तो बच्चा यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेप है दैट इज द क्लोनिंग वेक्टर यूज करके व्हीकल। क्लोनिंग वेक्टर एक व्हीकल की तरह काम करता है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को बिठाकर होस्ट के अंदर कैरी कर पाएगा, राइट? सो क्लोनिंग वेक्टर में बहुत सारे वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, अभी एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। और यहाँ पे वेक्टरलेस मेथड से भी हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, मतलब बिना वेक्टर के यूज करके, बिना वेक्टर, बिना जीन टैक्सी को यूज करे, बिना व्हीकल को यूज करे, हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली होस्ट सेल में भी डाल सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे वेक्टर के थ्रू और कैसे वेक्टरलेस ट्रांसफर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का होस्ट सेल में कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर हमें अपने सेल को डालना है होस्ट सेल में, तो लेट्स सी व्हाट वी विल डू। तो सबसे पहले तो हमें जो होस्ट सेल है उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे चाहे हम वेक्टर के थ्रू डाल रहे हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, चाहे नहीं डाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को मतलब कुछ जीन को हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, कुछ को हम व्हीकल के थ्रू, वेक्टर के थ्रू भी डाल सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमें होस्ट में करना है, उसके लिए उसको हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा जिससे कि वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले सके, जिससे हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डाल सके। तो हमें उसके लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा भैया तुम अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाओ, राइट? तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, जो भी हमारा डिजायरेबल डीएनए है उसको हमने कहाँ डालना है, होस्ट में डालना है, इनटू होस्ट बॉडी। तो कैसे हम होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पे सो टू इंक्रीज कॉम्पिटेंसी क्या करेंगे, होस्ट बॉडी की कॉम्पिटेंसी, जिससे वो हमारे डीएनए को टेकअप कर सके, हमारे डीएनए को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा सके। उसके लिए हमें होस्ट की कॉम्पिटेंसी बढ़ानी पड़ेगी, राइट? हमारे डीएनए के लिए, कि जिससे वो इजीली हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंटर करवा सके बॉडी में, राइट? कॉम्पिटेंसी फॉर डिजायरेबल डीएनए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो होस्ट डीएनए, ये जो होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल है, ये उसका डीएनए है, राइट? इसके अंदर हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, वेक्टर या डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, वेक्टर के थ्रू भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो ये जो होस्ट सेल है, इसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए इसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ये जो होस्ट सेल है इसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा, इट इज treated with
CaCl2 सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे इसके बाद इसको हॉट हीट शॉक दे दें। तो हीट शॉक मतलब कोल्ड, और जब हीट शॉक दे रहे हैं तो ये अपने आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसमें पोर क्रिएट कर देगा। ट्रांसिएंट पोर मतलब थोड़े टाइम के लिए पोर्स क्रिएट करेगा, जिसके थ्रू हम अपने डायरेक्ट डीएनए को या तो डायरेक्टली इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दें या फिर व्हीकल के थ्रू या तो वेक्टर के थ्रू। तो डीएनए को हम कैसे, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस डीएनए को हम या तो डायरेक्टली डाल सकते हैं या फिर ऑब्वियसली बात है वेक्टर के थ्रू डाल सकते हैं। सो यहाँ पे होस्ट डीएनए में कैसे हम अपना डीएनए डालेंगे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, हमारा जो डिजायरेबल डीएनए है उसको दो तरीके से डाल सकते हैं, यूजिंग वेक्टर, विद वेक्टर, उसको वेक्टर के साथ चिपका के, या फिर वेक्टरलेस डायरेक्ट मेथड, या तो वेक्टरलेस बिना वेक्टर को यूज करें डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, राइट। डायरेक्टली वी कैन इंट्रोड्यूस आवर डीएनए इनटू द होस्ट बॉडी। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर से अगर हम अपने डीएनए को ट्रांसफर कराएंगे होस्ट बॉडी में तो कौन कौन से वेक्टर हम यूज कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि डायरेक्टली कैसे हम अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं होस्ट की बॉडी में, डायरेक्ट डीएनए को कैसे डाल सकते हैं। तो दोनों मेथड अब एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर फर्स्ट, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ें। तो बच्चा क्लोनिंग वेक्टर मतलब व्हीकल डीएनए है भाई, जो हमारे डीएनए को कैरी करेगा होस्ट सेल में। तो होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है, यूकैरियोटिक सेल, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूज होते हैं होस्ट सेल, जिसके अंदर बेसिकली हमने उस डिजायरेबल जीन का, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका प्रोडक्ट बनाना है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना है, ये तो हमारा पर्पस है। तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है किसी इंसुलिन वगैरह के लिए करे, इंसुलिन वगैरह के लिए ये यहाँ पे कोड करे, मतलब वो इंसुलिन बनाने का प्रोटीन का जीन हो, या फिर कोई भी जीन, ठीक है, जिससे हम कुछ चीज बना सकते हैं जो यूजफुल है, लोगों को हम बेच सकते हैं उसको। तो यहाँ पे जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके क्या 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 कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो क्लोनिंग वेक्टर है वो कैसा होता है, इट इज बेसिकली अ पीस ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे कुछ नहीं भाई, पीस ऑफ डीएनए होता है जिसके अंदर एबिलिटी है, इट इज अ पीस ऑफ डीएनए व्हिच इज हैविंग एबिलिटी टू ट्रांसफर अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द होस्ट, राइट, और वहां पे जाके रेप्लिकेट करवाएगा उसको। तो यू कैन से अ पीस ऑफ डीएनए दैट इज एबल टू कैरी, दैट इज एबल टू कैरी एंड ट्रांसफर। किसको कैरी और ट्रांसफर करेगा, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, कैरी एंड ट्रांसफर अ फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए मतलब हमारा जो बाहर से हम डीएनए डालना चाहते हैं वो, राइट, टू डिजायरेबल होस्ट। तो ये होता है हमारा वेक्टर। वेक्टर एक डीएनए का पीस है जो हमारे डिजायरेबल डीएनए को होस्ट के अंदर लेकर जाएगा, राइट। अब डिजायरेबल वेक्टर का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो इसके क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, लेट मी टेल यू। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे इन्होंने टाइप ऑफ वेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे पहला वेक्टर इन्होंने प्लाज्मिड दिया हुआ है। तो बच्चा प्लाज्मिड है पहला वेक्टर, ये पहला वेक्टर इन्होंने दिया हुआ है। तो प्लाज्मिड कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है, खुद ब खुद रेप्लिकेट करेगा। और ये बेसिकली जो प्लाज्मिड होता है जनरली वो बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है, और हम इसको एज अ वेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है कि हम इसमें इसका थोड़ा सा सेगमेंट काट कर अपना डिजायरेबल जीन इसके अंदर चिपका कर और इसको फिर होस्ट बॉडी में डाल सकते हैं, इसको फिर हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं विद अवर डिजायरेबल जीन। तो होस्ट मतलब बैक्टीरिया भी हो सकता है, राइट, बैक्टीरिया को भी हम एज अ होस्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, तो मतलब बैक्टीरिया का खुद का तो डीएनए होता है, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब नॉर्मल डीएनए के अलावा भी एक अलग डीएनए होता है, दैट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा यहाँ पे प्लाज्मिड इन्होंने लिखा हुआ है, सॉरी दूसरा क्लोनिंग वेक्टर जो लिखा हुआ है दैट इज दी कॉज साइट ऑफ लैम्डा फेज वायरस। तो वायरस को भी एज अ क्लोनिंग वेक्टर हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वायरस को क्यों, कि वायरस जो है, वायरस के डीएनए के साथ हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, और हमें पता है यार वायरस का डीएनए क्या करता है, अपना डीएनए मतलब एक होस्ट सेल में जाएगा और उसके साथ हमारा डीएनए को पेस्ट कर देगा।
हमारे डीएनए को उसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर देगा। और लो जी, जब बैक्टीरिया खुद को क्या करेगा, खुद को बार बार डिवाइड करेगा, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें जाकर डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन कौन से वेक्टर हैं, हमने काफी डिटेल में ये पढ़ना है। सबसे पहले जब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा उसके क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। तो गुड क्लोनिंग वेक्टर, आइडियल क्लोनिंग वेक्टर के ये सारे कैरेक्टर होने चाहिए। पहला, उसमें होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कोई भी वेक्टर यूज करें उसमें होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही कंट्रोल करेगा कि कितनी कॉपीज बनानी है। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जितना ज्यादा ये रेप्लिकेट करने की एबिलिटी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में होगा, उतना ही हम ज्यादा प्रोडक्ट बना पाएंगे। राइट, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही कंट्रोल करता है कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। सेकेंड, सेलेक्टेबल मार्कर, इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। मीन्स ये यहाँ पे एंटीबायोटिक, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, जैसे बहुत सारे प्लाज्मिड हैं, बहुत सारे वेक्टर हैं जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मतलब वो जीन इनके प्लाज्मिड में, मतलब वो वेक्टर में ऐसा जीन होगा जो कि एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है। एंटीबायोटिक जैसे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। तो जब हम इनको इस एंटीबायोटिक में ग्रो करेंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे, इनको एंटीबायोटिक कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि इनके पास जीन है ऑलरेडी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो ये एज अ सेलेक्टेबल मार्कर हम यूज करेंगे, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा होस्ट में हमारा डीएनए गया है और किसमें नहीं गया, किसमें प्लाज्मिड, किसमें वेक्टर गया है, किसमें नहीं गया। तो मतलब इसकी मदद से हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब जो होस्ट के अंदर हमारा डीएनए गया है और जिसमें नहीं गया, इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वी कैन डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब होता है वो होस्ट जिसके अंदर हमारा डिजायरेबल डीएनए गया है, मतलब जिसके अंदर हमारा प्लाज्मिड वेक्टर गया है। तो ट्रांसफॉर्मेंट एंड इट कैन बी डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो जिस होस्ट में नहीं गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसमें हमारा वेक्टर गया वो ट्रांसफॉर्मेंट है। तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये काम आता है सेलेक्टेबल मार्कर। तीसरा, उसमें क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट मतलब होता है ऐसा वेक्टर हमें यूज करना है जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट हो और जिसको हम कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सके। तो क्लोनिंग साइट मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होनी चाहिए, क्योंकि हम उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके इसको कट करेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन साइट इसके पास होनी चाहिए। और प्रेफरेबली सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे प्लाज्मिड है और सपोज एक वेक्टर है, तो यहाँ पे इसकी डीएनए में, जैसे ये सपोज करो E-core 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए है साइट, तो उसके लिए एक ही, मतलब E-core 1 के लिए सिर्फ एक ही साइट होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये एंजाइम यूज करेंगे इसको कट करने के लिए, तो एक ही पीस उससे बाहर निकलना चाहिए और जहां पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपका देंगे। तो अगर E-core 1 के लिए बहुत सारी साइट होंगी तो भाई वेक्टर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए इसके पास एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए एक एंजाइम के लिए। राइट, और मतलब अगर हम ले रहे हैं मतलब वेक्टर, तो हो सकता है कि जैसे सपोज करो इसके अंदर E-core 1 के लिए एक साइट है, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक साइट है, PST1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके लिए भी साइट है, PVU2 के लिए भी साइट है। तो मतलब हो सकता है कि इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो, मतलब इसके पास काफी सारी साइट हो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए। और अगर इसके पास बहुत सारे अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग साइट है, तो ये तब भी हमें फायदा देगा। मल्टीपल क्लोनिंग साइट हमें फायदा देगा, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट अच्छा है, मतलब ये भी एक कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन भैया एक एंजाइम के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, तभी अच्छा है। ठीक है, तो बच्चा ये सारे कैरेक्टर हैं जिनका आपको याद रखना है। ऑब्वियसली एक अच्छे वेक्टर में होने चाहिए ये सारे कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम कौन सा
क्लोनिंग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई ये जीन टैक्सी की तरह काम करेगा, हमारे जीन को होस्ट में लेकर जाएगा। तो होता क्या है, अब देख लो यहाँ पे, ये है यहाँ पे PBR322। तो P फॉर प्लाज्मिड, P मतलब प्लाज्मिड है, P आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, यहाँ पे ये साइंटिस्ट है, बॉलिवर है, और R भी दूसरे साइंटिस्ट का नाम है, रोड्रिग्वेज। और ये जो 322 नंबर दिया हुआ है, ये इन्होंने अपने लैब में किस अकॉर्डिंग ये स्ट्रेन अरेंज है उसके अकॉर्डिंग ये नंबर देते हैं, राइट। तो 322 मतलब इनका अपना कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इन्होंने नंबर दिए रहते हैं उनके लैब में जो भी चल रहा है, राइट। उसके बाद हम जब PBR322 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बच्चा इसके पास देखो PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, PVU1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, ECOR1 की भी रिस्ट्रिक्शन साइट है, CLA1 हो गया। तो ये सारी जो साइट है ना, दीज आर एक्चुअली क्लोनिंग साइट। इन सारे एंजाइम को, इन सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, इनमें से कोई भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके हम कट करके और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ पेस्ट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। PVU2 हो गया है ना। ROP क्या होता है, ROP है वो जीन साइट जो कि रेप्लिकेशन, जो प्रोटीन रेप्लिकेशन के लिए चाहिए उसके लिए कोड करेगा। तो दिस कोड फॉर प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, तो जो प्रोटीन रेप्लिकेशन के लिए चाहिए उसके लिए ये कोड करेगा, ठीक है, सिंपल। ORI क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से एक्चुअली में रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। और प्लाज्मिड को किसी की जरूरत नहीं है, ये रेप्लिकेशन खुद ही स्टार्ट कर देता है, इसको जरूरत नहीं है किसी की कि कोई इसको सिग्नल भेजेगा तब ये नहीं, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने आप रेप्लिकेशन शुरू कर सकता है, राइट। तो उसका होस्ट से लेना देना नहीं है, लेकिन ये खुद रेप्लिकेट करता रहेगा। और हम वो वाला वेक्टर लेंगे जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का कॉपी नंबर हाई होगा, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही कॉपी नंबर भी डिसाइड करता है। नीट का क्वेश्चन है, राइट। एंड ऑब्वियसली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद बेटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पर्पल दो पर्पल यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली कोडिंग फॉर द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ये वाला जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के लिए कोड कर रहा है। तो दीज आर सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब अगर इस प्लाज्मिड को जिस भी बैक्टीरिया में डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लाज्मिड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी बनाएगा। तो अगर सपोज करो एक जिस होस्ट में हमने ये वाला वेक्टर डाला और इसमें एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो अगर हम इसको एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में ग्रो करेंगे तो ये ग्रो कर जाएगा। वो बैक्टीरिया, वो वाला एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और ये उसको रेजिस्ट कर रहा है। इसके प्रोडक्ट बनेंगे जो रेजिस्ट करेगा, जो कि एम्पिसिलिन को इसको किल नहीं करने देगा, इस बैक्टीरिया को किल नहीं करने देगा। और सेम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मतलब ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंट जीन है, ये उसको भी रेजिस्ट कर देगा। तो इसके पास दो एंटीबायोटिक से बचने के रेजिस्टेंट जीन है, राइट। तो यहाँ पे देखो जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है उस पे दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, PST1 PVU1। तो हम इन दोनों में से कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर सकते हैं, और अगर ये कट होगा तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले जीन के एरिया में कट करेगा, ये बेचारे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट को डिस्ट्रक्ट करेगा, है ना। और सेम BAMH1 में अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की साइट पे देखेंगे तो BAMH1 एंजाइम यूज कर सकते हैं कट करने के लिए, इसको ये SALVEN यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा जब हम यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस जीन टैक्सी के साथ चिपकाएंगे क्या होगा, राइट। लेट्स सी इट नाउ, इसको अब डिटेल में देखते हैं। तो सपोज करो हमने अपने डिजायरेबल डीएनए को कहां चिपकाया, is inserted at tetracycline resistant gene। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह पे चिपकाया, क्योंकि हमने कौन सा एंजाइम से उसको कट करा, BAMH1, because we cut it with restriction enzyme BAMH1। और हमें पता है यार BAMH1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के
ऊपर थी, यू कैन सी इट। देखो यहाँ पे BAMH1 कहाँ है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के ऊपर। यहाँ पे हमने जब BAMH1 यूज किया तो उसने ये एरिया को कट कर दिया। जब ये एरिया को कट किया तो यहाँ पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपका दिया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के BAMH1 से उसको कट करके, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था वहीं पर BAMH1 था, कट करा, अपने जीन को चिपका दिया, जिसकी वजह से बहुत बुरा हुआ। इस PBR322 का जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का सीक्वेंस था वो हमने तोड़ दिया, वो हमने बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हमने क्या करा, उसको कट करके अपना जीन उसमें घुसा दिया। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे, क्योंकि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्शन किया है, इंसर्ट किया है, यहाँ पे हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। गॉट इट? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये चीज आपको याद रखना। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम देखेंगे तो सपोज करो ये हमारा वो था BAMH1, वो PBR322 लो जी, BAMH1 वाली साइड पे BAMH1 से कट करके हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे BAMH1 वाले की साइड पे चिपका दिया। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो है वो अब इनएक्टिवेट हो गया, क्योंकि वहां पे हमने अपने जीन चिपका के उसके सीक्वेंस को बिगाड़ दिया है। तो अब इससे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, एक जो नया कॉम्बिनेशन के साथ डीएनए बना है प्लाज्मिड वाला, अब इसको इंसर्ट करेंगे होस्ट में। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ई कोलाई में। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है इसको इंसर्ट करेंगे ई कोलाई में। तो 3 कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। तो कहाँ इंसर्ट करेंगे इसको? ऑब्वियसली वी विल इंसर्ट इट इन ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब इसको ई कोलाई होस्ट में डालेंगे। सो ई कोलाई हम एज अ होस्ट यूज कर रहे हैं। सो सपोज करो ये हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन आ सकती है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बाद। ये यहाँ पे इनका खुद का डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए। हम इसके अंदर प्लाज्मिड, और याद रखें कि ई कोलाई जो ले रहे हैं वो बिना प्लाज्मिड के लेंगे, इनके अंदर खुद का प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए, वो हम निकाल देते हैं, राइट। तो अब इसके अंदर 3 कंडीशन आ सकती है। कुछ ई कोलाई ऐसे होंगे जिनमें हमारा डीएनए गया ही नहीं, जिसमें हमारा प्लाज्मिड गया ही नहीं। कुछ ऐसे होंगे जिनमें प्लाज्मिड तो गया लेकिन हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला नहीं गया, सिंपल नॉर्मल वाला चला गया, PBR322 एज इट इज चला गया है, इसमें हमारा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और तीसरी कंडीशन ऐसी होगी कि जिसमें हमारा वाला डीएनए चला गया, क्योंकि ये तो हमें दिखता नहीं है ना, बहुत छोटे लेवल पर है। तो ये 3 कंडीशन पैदा हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब इसके अंदर कोई भी नहीं गया, कोई भी प्लाज्मिड नहीं गया। इसको बोलेंगे कि हाँ ये ट्रांसफॉर्म्ड तो है, ये ट्रांसफॉर्म्ड तो हो गया लेकिन विदाउट आर डीएनए। तो मतलब यहाँ पे इसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, नॉर्मल PBR322 प्लाज्मिड है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सब इंटैक्ट है। ये वाला एक्चुअली है कंडीशन जो हमें चाहिए। ये है ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, हमें यही सेलेक्ट करना है। अब इनको सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? सेलेक्टेबल, पहले तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर यूज करेंगे। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या है इनके केस में? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है उसमें तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के लिए ये काम नहीं करेगा, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट इसके अंदर है नहीं, तो ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबॉडीज में, एंटीबायोटिक्स में ग्रो नहीं करेगा। तो अगर हमें पहले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को दोनों ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करना है तो सबसे पहले हम एम्पिसिलिन ले लेते हैं। तो हमने लिया एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है, हमने ये वाला एंटीबायोटिक लिया और इस एंटीबायोटिक में हमने देखा कि पहली कंडीशन यानी ए कंडीशन, ये बी कंडीशन है, ये सी। तो यहाँ पे इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में ए कंडीशन ग्रो नहीं करेगी, ए ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके अंदर कोई प्लाज्मिड नहीं है, कोई प्लाज्मिड मतलब किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं है।
इसके अंदर तो भैया एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट दोनों काम कर रहे हैं, तो ये ग्रो करेगा एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में, और ये भी ग्रो करेगा क्योंकि इसका एम्पिसिलिन तो रेजिस्टेंट तो इंटैक्ट है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हमने जीन इंसर्शन की वजह से इनएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले स्टेप में हमने ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट कर दिया, तो ये ग्रो नहीं कर रहा, तो अब हमें पता चल गया कि ये इसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं गया, हटाओ इसे। अब हमें अपना ट्रांसफॉर्म्ड विदाउट आरएनए और ट्रांसफॉर्म्ड विद आरएनए मतलब ये दोनों को सेपरेट करना है। तो इसके लिए अब हम यूज करेंगे टेट्रासाइक्लिन जीन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। तो हमें पता है टेट्रासाइक्लिन में जो हमारा, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो ग्रो करेगा, और जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जीन इंसर्शन की वजह से उसका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वही बेचारा इनएक्टिवेट हो गया, तो वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में ग्रो नहीं करेगा। तो हमें इतनी चीज अब क्लियर हो गई है कि भाई जब नहीं ग्रो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यही है हमारा प्लाज्मिड, यही है हमारा होस्ट डीएनए, होस्ट इकोलाई जो हमें चाहिए। पर ये जो प्रोसेस है ना बेटा बहुत क्यूम्बरसम है, बहुत ही ज्यादा लेबरसम, बहुत ज्यादा इसमें स्टेप्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रिसिशन की जरूरत है, तो मतलब ये इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो हमने फिर क्या करा, हमने यहाँ पे दूसरा प्लाज्मिड यूज किया जो कि काफी अच्छे से यूज होता था। तो वो प्लाज्मिड है पक 8, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, जो पहला वाला डीएनए है, पहला वाला PBR322 है, उसमें दो दो स्टेप करते थे जो बहुत ज्यादा लेबरसम हो जाता था। तो ये दूसरा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया में बनाया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया। तो अब देखो बच्चा इसमें इन्होंने क्या किया, तो अगर हमने पक 8 लिया तो इस वाले प्लाज्मिड में क्या था, इस वाले प्लाज्मिड में एक्चुअली में एक जीन था, लैग-जेड वाला जीन, जो कि क्या किसके लिए कोड करता था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए कोड करता था। ठीक है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए कोड करता था, तो इस एंजाइम के लिए कोड करता था। अब यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, ये सेलेक्टेबल मार्कर है, और प्लस इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वगैरह सब होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। और लैगजेड जीन में भी बहुत सारी लैगजेड जीन के साइट पर बहुत सारी क्लोनिंग साइट है अलग अलग एंजाइम के लिए। तो यहाँ पे लैगजेड जीन में बहुत सारी, जैसे BAMH1, ECOR1, इन सब की साइट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, हम अपना डिजायरेबल डीएनए अगर डालना है, डिजायर्ड डीएनए इंसर्टेड कहाँ पे, सारी क्लोनिंग साइट के लिए एंजाइम, सारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट यहीं पर है, लैगजेड जीन के पास है। तो मतलब ये हमारी क्लोनिंग साइट है इधर। तो डिजायर्ड डीएनए को कहाँ इंसर्ट करेंगे, इंसर्टेड इनटू लैगजेड जीन, क्योंकि लैगजेड जीन में ही सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट है। तो जिसकी वजह से हमने क्या कर दिया, इंसर्शन की वजह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ, किसका, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैगजेड जीन हो गया। किसका हो गया, लैगजेड जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करेंगे इसको, वही सारा जो हमने पहले किया, ट्रांसफॉर्म्ड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इकोलाई। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, यानी जो ये लैगजेड जीन है, इसमें जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना डाला है, इसको अब हम वेक्टर में डालेंगे, सॉरी इसको होस्ट में डालेंगे। तो होस्ट कौन है, इकोलाई। और यहाँ पे अब हमें वही तीन कंडीशन आएंगी। तो इकोलाई में वही तीन कंडीशन कि पहला इकोलाई जिसमें कोई प्लाज्मिड नहीं गया, दूसरा जिसमें कि वो सारी चीजें गई हैं, ठीक है, तो तीन कंडीशन हमारे पास आएंगी। ये इनका खुद का डीएनए, और यहाँ पे ये है हमारा प्लाज्मिड जो एज इट इज चला गया, जिसमें कोई हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं था, कोई हमारा मतलब डिजायरेबल डीएनए नहीं था। और ये थर्ड कंडीशन में हमारा डिजायरेबल डीएनए है, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है। तो सपोज करो ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं गया, इसमें वो प्लाज्मिड गया है जिसमें हमारा क्या बोलते हैं, चलो यहीं पर बता देती हूँ, ठीक है।
तो इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं गया। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा इसमें सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। तो जब हम इस लोग इसमें एम्पिसिलिन डालेंगे, एम्पिसिलिन, तो हमें पता है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालने से ये ग्रो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई रेजिस्टेंट नहीं। लेकिन ये दोनों ग्रो कर जाएंगे, ये दोनों ग्रो कर जाएंगे क्योंकि इनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है अभी। तो हमें पता चल जाएगा इन दोनों में से कोई ना कोई है, कोई बैक्टीरिया है जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, जिसमें हमारा डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है। तो अब इसका पता कैसे लगाएंगे बच्चा? तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट सरवाइव करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि किसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया। तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्रोमोजेनिक, मतलब जैसे ही क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है यार, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो है हम इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है, लाइक एक्स गैलेक्टोज। तो ये एक क्रोमोजेनिक मतलब जो कलर चेंज करेगा अपना। तो यहाँ पे जैसे ही हम उस कंटेनर में, उस डिश में क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज करेंगे तो हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया की कॉलोनी आएगी। एक देगा व्हाइट कलर, व्हाइट कॉलोनीज, और एक देगा ब्लू कलर, ब्लू कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। तो ब्लू कॉलोनी वो देगा जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब ब्लू कलर वो, ब्लू कॉलोनीज वो होंगी जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। और ये वाला वो होगा जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। तो तुम लोग कहोगे कि मैम कैसे? तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मतलब क्या करेगा रिकॉम्बिनेंट वाले में, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये व्हाइट एंड ब्लू कलर सिलेक्शन है, कॉलोनी सिलेक्शन, राइट। तो क्या होगा ना बेटा, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया वो लैगजेड जीन उसमें फंक्शनल होगा। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है लैगजेड जीन फंक्शनल है, बी वाले में लैगजेड जीन फंक्शनल है। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। तो जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना रहा है तो ये यहाँ पे ब्लू, ये जो सबस्ट्रेट हमने डाला उसको ब्लू कलर में चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू कॉलोनीज क्यों? क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो इसको कौन कोड कर रहा है? एनकोडेड बाय लैगजेड जीन। ये क्या करेगा? ये एंजाइम कन्वर्ट करेगा क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को, कन्वर्ट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एंड गिव ब्लू कलर, एंड गिव ब्लू कलर। तो मतलब ये ब्लू कलर इसलिए बना क्योंकि ये एंजाइम इस एक्सगैल को ब्लू कलर में चेंज कर। लेकिन जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, लैक्सेट जीन यहाँ पे इनएक्टिवेट हो गया, तो मतलब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। और जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, ब्लू कलर में व्हाइट ही रह जाएगा। तो ये है हमारा डिजायरेबल होस्ट जो हमें चाहिए, ये है हमारा डिजायर्ड होस्ट जो कि व्हाइट कॉलोनी बना रहा है। तो इस तरीके से हमने, ये वाला काफी इजी तरीका था, तो ये वाला हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपना डिजायरेबल होस्ट को चूज करने के लिए जिसमें हमारा डिजायरेबल जीन है। चलो फाइनली अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे इससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनवाते हैं, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी तक हमने सिर्फ यही वेक्टर प्लाज्मिड के बारे में ही पढ़ा। प्लाज्मिड के अलावा और कौन कौन से वेक्टर हैं, लेट मी टेल यू। प्लाज्मिड के अलावा और भी वेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे पास होंगे, अगर हमें प्लांट को ट्रांसफॉर्म करना है तो प्लांट के लिए हमारे पास एक और प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड। एक और प्लाज्मिड है प्लांट के लिए, प्लांट के लिए अगर सेल में हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, टीआई प्लाज्मिड। तो बच्चा प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट्स के केस में क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड है क्या? तो इन प्लांट्स एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। तो यहाँ पे जो ये प्लांट्स के केस में टीआई प्लाज्मिड यूज होता है, तो टीआई प्लाज्मिड होता कहाँ है? तो ये प्लाज्मिड जो है टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ट्यूमिफेशियन।
और ऑब्वियस सी बात है, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, इसके अंदर जो प्लाज्मिड है, ये एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन है, इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड है, ये टीआई प्लाज्मिड है। तो ये टीआई प्लाज्मिड में एक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है, दैट इज द टीडीएनए, जो कि ट्यूमर कॉज करता है प्लांट में, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, ट्यूमर इंड्यूस करता है। तो जब यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो ये बेसिकली जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन है वो ट्यूमर इंड्यूस करेगा कौन से प्लांट में, तो इट इंड्यूस इज बेसिकली इन्फेक्ट डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है, उनमें उनके उनके उन प्लांट में ट्यूमर कॉज करेगा। तो प्लांट में घुसेगा कैसे, सपोज करो ये प्लांट है और इस प्लांट की रूट में, इस प्लांट की रूट में कोई चोट लग गई, वुंड हो गया, तो इस वुंड के वुंड से ये क्या करेगा, प्लांट के अंदर घुसेगा, ये बैक्टीरिया प्लांट में घुसेगा और अपने टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए इस प्लांट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करवाएगा। और जैसे इनकॉर्पोरेट हो गया तो अब ये क्या हो गया, ये प्लांट के अंदर जैसे टीडीएनए गया, वो टीडीएनए उस प्लांट की सेल का डिवीजन बहुत तेज करवाएगा, बहुत तेज तेज से डिवीजन हो जाएगी और ट्यूमर इंड्यूस होएगा वहां पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनफेक्ट डाइकॉट प्लांट कॉज क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज कॉज करेगा। तो क्राउन गॉल डिजीज मतलब उसकी रूट में ट्यूमर कॉज करेगा। तो हम क्या करेंगे अब, जो ये टीडीएनए, राइट, जो हमारे पास यहाँ पे टीडीएनए आया, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड का जो टीडीएनए है, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए है, उसकी जगह हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे और इसको कर दिया डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड मतलब इसको कट करके हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डाल दिया, यहाँ पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो अब ये कैसा हो गया बेटा, अब ये जो प्लाज्मिड है वो डिसआर्म्ड हो गया, अब इसके हथियार हमने छीन लिए, तो ये अब हो गया डिसआर्म्ड, हमने इसको इनएक्टिवेट कर दिया उस रीजन को जहाँ पे जो रीजन बीमारी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो ये हो गया डिसआर्म्ड वेक्टर। और अब इस टीडीएनए को हम लोग इजीली, टीआई प्लाज्मिड को हम इजीली प्लांट सेल में डाल सकते हैं, और प्लांट सेल में डालने के बाद क्या होगा, ये अपने टीडीएनए का रीजन जो हमने इनएक्टिवेट कर दिया अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल के, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट सेल के डीएनए के साथ चिपकेगा और फिर उस प्लांट में वही कैरेक्टर आएंगे बड़े होकर जो हम चाहते थे, जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट में कैरेक्टर था वही उसमें आएगा। तो टीआई प्लाज्मिड प्लांट में यूज होता है। वहीं अगर हम बैक्टीरियोफेज देखेंगे, सॉरी रेट्रोवायरस वगैरह देखेंगे, तो रेट्रोवायरस जो होता है वो इसको डिसार्म्ड करके इन प्लांट सेल को, इन एनिमल सेल में डीएनए इनकॉर्पोरेट करता है, राइट। और सेम यहाँ पे बैक्टीरियोफेज भी यूज होते हैं एज अ वेक्टर, तो यहाँ पे जो वेक्टर बैक्टीरियोफेज हैं वो भी एज अ वेक्टर यूज होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए में डाल देते हैं, तो यही तो चाहिए, वही तो डीएनए का पीस चाहिए जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में चिपका सके। तो मतलब बैक्टीरियोफेज भी हम यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर, राइट। रेट्रोवायरस प्लांट सेल में क्या करता है, ट्यूमर कॉज करता है। तो हम उस रेट्रोवायरस में जो भी जीन है जो कि ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको रिप्लेस करके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा देंगे, और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, वो वायरस हमारी बॉडी में जाएगा, एनिमल सेल में जाएगा और एनिमल सेल में वो उस जीन को चिपका देगा। पहले वो कौन सा जीन चिपकाता था हमारे सेल के साथ, ट्यूमर वाला जीन, अब वो कौन सा जीन चिपका रहा है, जो हम चाहते हैं। तो देख लो कैसे हमने बुरे वाले वायरस और बैक्टीरिया को भी, बुरे वाले वायरस को एज अ वेक्टर यूज कर लिया, उसको अच्छा बना दिया, डिसार्म्ड कर दिया, राइट। अब यहाँ पे मैंने सारे वेक्टर के नाम आपको बताए। अब हम देखेंगे कि बिना वेक्टर के भी हम डायरेक्टली जीन को होस्ट में डाल सकते हैं। तो कौन कौन सी टेक्निक है जिसमें हमें वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट होस्ट में चला जाएगा। तो पहला मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। Now, as the name suggests, by high voltage current for very less time, for microseconds के लिए हम होस्ट सेल को देंगे, जिसकी वजह से उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे। इट विल कॉज ट्रांजिएंट पोर इन द होस्ट सेल। और लो जी,
इसी पोर की मदद से हम यहाँ पे अपने डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंटर करवा देंगे। सेकेंड है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करेंगे, फॉरेन सेल को, फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली सेल में इंजेक्शन के थ्रू डाल देंगे, राइट। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा होगा, इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें हम स्पर्म को डायरेक्टली एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करा देते हैं। गॉट इट। तो ये माइक्रो इंजेक्शन है। जीन गन, तो बच्चा जीन गन है बायोलिस्टिक मेथड, जिसमें हम डीएनए के पीस को जो हमें इंसर्ट करना है, उसको पहले कोट करेंगे गोल्ड से या टंगस्टन से। तो ये काफी हल्के मेटल होते हैं, उनसे हम इसको कवर कर देते हैं, जिससे कि जब हम इसको बड़ी जोरी से बम्बार्ड करते हैं, बहुत जोर से इस गन से इसको बम्बार्ड करते हैं, तो ये हाई स्पीड से डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर हो। तो ये जीन गन मेथड प्लांट सेल में यूज होता है। प्लांट सेल में अगर हमें कोई जीन डायरेक्टली डालना है तो जीन गन मेथड हाई वेलोसिटी से माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड टंगस्टन से लिपटा हुआ डीएनए को छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, गोल्ड टंगस्टन से क्यों लपेटा हुआ है, जिससे कि वो डीएनए को जब हम इतनी स्पीड से छोड़ रहे हैं तो डीएनए टूटे ना, इसलिए। केमिकल मेथड पीईजी, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट ये केमिकल हमारे डीएनए को लेकर चला जाता है होस्ट में डायरेक्टली, तो डायरेक्टली होस्ट में चला गया। तो दीज आर दी डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारे डायरेक्ट मेथड हैं बिना वेक्टर को यूज करे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि अब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट सेल में डाल दिया, चाहे वेक्टर के थ्रू चाहे विदाउट वेक्टर। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो बच्चा फाइनली आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें भाई वो होस्ट सेल के अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उससे प्रोडक्ट बनवाना है, उसको बहुत लार्ज स्केल में डिवाइड करना है, उसको कॉपी बनवाना है, राइट। तो यहाँ पे फाइनली उस होस्ट सेल की कल्चरिंग करनी है, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिसे हम मार्केट में बेच सके। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इसके लिए, लार्ज स्केल में अगर हमें बनाना है तो बायो रिएक्टर्स यूज होते हैं। तो बायो रिएक्टर्स में क्या करेंगे, इन बैक्टीरिया में जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर होस्ट में जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वेक्टर ले गया हो चाहे वो डायरेक्टली गए हो, उसको हम डिवाइड कर करके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट तभी बनेगा जब वो ग्रो करेगा, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, कॉपी करेंगे, तो खूब सारा प्रोडक्ट बनाना है, लार्ज स्केल पे बेचने के लिए प्रोडक्ट बनाना है, कमर्शलाइजेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए बनाना है। तो दो तरह के बायोरिएक्टर्स होते हैं बच्चा। पहला कॉन्टिन्यूअस और ओपन टाइप। तो ओपन टाइप क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअसली रॉ मटेरियल डालते रहेंगे और बैक्टीरिया ग्रो करते रहेंगे, तो मतलब जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, जे शेप्ड है, कंटिन्यूअसली ग्रो होते जाएंगे और अनलिमिटेड प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बैच कल्चर में क्या होता है ना, क्लोज सिस्टम होता है कि पहले हमने सारा रॉ मटेरियल डाला, तो फिर उस रॉ मटेरियल को वो यूज करेगा बैक्टीरिया और पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट का प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिक्स्ड अमाउंट में बनेगा, क्योंकि बार बार रॉ मटेरियल यूज नहीं कर सकते, एक बार डालेंगे फिर एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर दोबारा डालेंगे, पूरा सिस्टम दोबारा से डालेंगे, फिर एक एक बैच आएगा। तो इसलिए बैच कल्चर है कि बैच बाय बैच, सेट बाय सेट बनता है। तो फिक्स्ड अमाउंट प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, लेकिन कंटिन्यूअस में काफी लार्ज अमाउंट में बनता है, ठीक है। तो बच्चा अगर हम देखेंगे दो तरह के बायोरिएक्टर्स है, पहला है स्टीयर टैंक। तो पहला है स्टीयर टैंक और दूसरा है यहाँ पे स्पार्ज टैंक। तो स्टीयर टैंक में क्या होता है, यहाँ पे दो तरह के बायोरिएक्टर्स है। स्टीयर टैंक में ये इस तरीके से ब्लेड्स लगे होते हैं, दिख रहे हैं आपको, ये सारे ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं। तो बाकी सारे ब्लेड्स, और ये पूरा कल्चर है, कल्चर मतलब पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट, जो भी चीजें चाहिए, जितना रॉ मटेरियल चाहिए बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, वो सब है। यहाँ से स्टीराइल हवा जाएगी, स्टीराइल मतलब पूरी फिल्टर्ड एयर होनी चाहिए, कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, बहुत फिल्टर्ड एयर होनी चाहिए। पीएच हमें ऑप्टिमम मेंटेन करना है, तो उसके लिए इसके कंट्रोलर भी हैं। यहाँ पे स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, यहाँ पे जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया, कोई फालतू का बैक्टीरिया अगर आ जाए तो उसको फिर खत्म भी करना है। और प्लस इसमें टेम्परेचर रेगुलेटर भी होता है, तो मतलब हमें ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम रॉ मटेरियल, सब चीजों को ध्यान में रखना है।
और यहाँ पे एक आउटलेट होता है जिससे हम बार बार अपना प्रोडक्ट निकाल के देख सकते हैं कि बन भी रहा है सही प्रोडक्ट या नहीं बन रहा है। ये लास्ट वाला फैन जो है वो फोम ब्रेकर है। फोम ब्रेकर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ये पूरा घूम रहा है, और ये घूमता क्यों है? जिससे कि यूनिफॉर्मली ऑक्सीजन को वो किया जाए, क्योंकि यहाँ से देखो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो ऑक्सीजन को यूनिफॉर्मली सारी सबको सबको यूनिफॉर्मली बांटेगा। तो यूनिफॉर्म ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ब्लेड है। और ये वाला जो बार बार घूमकर कुछ फोम बनेगा, झाग बनेगा, तो उसको तोड़ने के लिए लास्ट वाला है जो कि कल्चर में डूबा हुआ नहीं है। तो जो कल्चर में डूबे हुए हैं वो सारा उस कल्चर को यूनिफॉर्मली ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे, और ये वाला जो झाग बनेगा उसको तोड़ेगा। बच्चा बी वाला जो है, दिस इज बेसिकली स्पार्ज्ड वाला। स्पार्ज टैंक क्या होता है? इसमें हम ऑक्सीजन को एज अ बबल डालेंगे, बबल की फॉर्म में ऑक्सीजन डालेंगे, जिससे कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए। तो ऑब्वियसली बबल की फॉर्म में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसफर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। यहाँ कोई ब्लेड्स वगैरह यूज नहीं होती हैं, यहाँ बस ऑक्सीजन बबल ही पूरा चीजों को मिक्स कर रहा होता है। तो मतलब काफी ज्यादा एरोबिक कंडीशन में ये चल रहा है ना। तो फाइनली अब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, और बनने के बाद होता है लास्ट स्टेप, दैट इज द डाउनस्ट्रीम। तो जैसे ही हमारा प्रोडक्ट बन गया, अब लास्ट स्टेप क्या होगा? डाउन स्ट्रीमिंग। तो बेटा डाउन स्ट्रीमिंग क्या प्रोसेस होता है कि फाइनली हमें अपना प्रोडक्ट आइसोलेट करना है। तो यहाँ पे हम आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, जो भी प्रोसेसिंग चाहिए, प्योरिफिकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट बिफोर मार्केटिंग, ये सब हमने करना होता है। तो जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल से निकालना, उसको प्योरीफाई करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, जो भी हमें उसमें ऐड करना है, कुछ कॉन्जर्वेटिव प्रिजर्वेटिव ऐड करने हैं, या फिर उसकी क्वालिटी चेक करनी है, बिफोर मार्केटिंग जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है, सब डाउन स्ट्रीमिंग का पार्ट है। ये है बायोरिएक्टर, ये है डाउन स्ट्रीमिंग। और इससे पहले यानी इस स्टेप तक, जब तक हमने ये सारा किया, होस्ट डीएनए में अपना डीएनए डाल दिया, फ्रॉम ए टू दिस स्टेप, ये सारा अपस्ट्रीमिंग है। तो पूरे चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस, बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट बनाना, और फिर प्रोडक्ट को सेपरेट करके मार्केटिंग करना, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो बच्चा आई एम श्योर कि स्टेप बाय स्टेप आप सबको एक एक चीज क्लियर है अब, राइट? इन केस यू फाइंड एनी डाउट यू कैन शेयर इट, and you will be getting all the PDFs. So if you have not joined Eklavya NEET batch for your 2023, तो प्लीज इसको ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे ये बच्चे फॉर फ्री पढ़ते हैं। ये फ्री बैच है, लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप एग्जाम क्लियर करते हैं। तो प्लीज इसके लिए अच्छे से देखिए, प्रिपेयर करिए, स्कॉलरशिप लीजिए और बी द पार्ट ऑफ इट। अगर कोई बच्चा इसका पार्ट बनना चाहता है, पैसे देकर नहीं बन सकता, क्योंकि दिस इज फॉर फ्री। तो लर्न फ्रॉम इंडियाज टॉप एक्सपर्ट, इस वाले बैच में मतलब पूरे टॉप एक्सपर्ट आपको गाइड कर रहे होंगे, 11-12 का रिवाइज कराएंगे, आपके अकॉर्डिंग आपके साथ स्ट्रैटेजीज शेयर करेंगे, पर्सनल टीचर, मास्टर टीचर आपके डाउट सॉल्व करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके होंगे, टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट सीरीज चलेंगे, उसमें एनालिसिस आपको मिलेगी रेगुलरली। सो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट हियर। छोटा छोटा बैच साइज होता है, पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगी, राइट? सो बच्चा हैव अ ग्रेट डे and all the best. So see you all in the next class.